Electrolytic cell. Today we will discuss topic electrolytic cell. Today topic is electrolytic cell. I think सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही होगी. क्या सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? यस मैम. ठीक है. अब बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हमने पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हम उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या कर रहे थे, केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जनरेट कर रहे थे. और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होने वाली जो रिएक्शन थी वो अपने आप होती थी, तो हम बोलते थे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा करने जा रहे हैं, एक ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम केमिकल एनर्जी बनाएंगे. तो जिस सेल में, जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल एनर्जी जनरेट होती है उस सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं. तो ये क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? ये भी एक डिवाइस है. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस in which electrical energy convert into chemical energy. मैंने बिल्कुल उल्टा किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, और हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is used to carry out a non-spontaneous reaction. इस सेल में जो रिएक्शन होने जा रही है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब तक सप्लाई नहीं करेंगे, जब तक केमिकल एनर्जी फॉर्म नहीं होगी, तो आपको एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है. तो हमें यहां पर किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी जब तक हम सिस्टम को एब्जॉर्ब नहीं कराएंगे जब तक वर्क नहीं होगा. तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस हो रहा है, जो रिएक्शन हो रही है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है. तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें यूज हो रही है जिसकी हेल्प से केमिकल एनर्जी बन रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरीके की रिएक्शन हो रही है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. जबकि याद करिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन हो रही थी वो स्पॉन्टेनियस हो रही थी. तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. याद करिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाएगा. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड कराया जाता है. ठीक है. अब आप लोगों को पता है कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है और ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है. तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस के केस में नेगेटिव होती है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में पॉजिटिव आएगी. कैसी आएगी? पॉजिटिव. अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी. बिल्कुल उल्टा किया है मैंने, आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा. अब अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस विच अकर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है? एक प्रोसेस हो रहा है. उस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जो किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस विच अकर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाले प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. अब जरा इस वर्ड को समझना. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, किसी चीज का टूटना. जैसे पायरोलाइसिस, हीट की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का टूट जाना, जैसे पायरोलाइसिस बोलते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल करंट की हेल्प से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से किसी केमिकल का ब्रेक हो जाना.
इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जिस सेल में होता है उस सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाले प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कोई केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो the process of decomposition of an electrolyte when electric current is passed through its aqueous solution or its molten state is called electrolysis. I repeat again, the process of decomposition of an electrolyte when electric current is passed, जब आप ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस आपने अपनी सेल के अंदर यूज किया है वो डिकम्पोज होगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है या तो उसकी स्टेट मोल्टन होनी चाहिए या फिर उसकी स्टेट एक्वस होनी चाहिए, और उस इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोज होने के प्रोसेस को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां तक सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है? जैसे हमने वहां देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर भी हमने देखा था, वहां हमने दो सेल ली थी, दो कंटेनर्स लिए थे, एक लेफ्ट साइड में रखा था, एक राइट साइड में रखा था। अब यहां देखते हैं किस तरीके का हमें सेटअप तैयार करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए आपको सिर्फ एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपको दो कंटेनर की रिक्वायरमेंट थी। कितने कंटेनर की रिक्वायरमेंट थी? दो। एक को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल रहे थे और एक को हम रिडक्शन हाफ सेल बोल रहे थे। हमें यहां सिर्फ एक ही कंटेनर चाहिए। अब वो कंटेनर आप चाहें तो ग्लास का कोई वेसल ले लीजिए या फिर आप प्लास्टिक का कोई वेसल ले लीजिए। आपको एक ऐसा कंटेनर लेना है जो इंसुलेटिंग नेचर का हो, जो इंसुलेटर हो नेचर में। ग्लास में करंट नहीं आता, प्लास्टिक में करंट नहीं आता, तो आप चाहे प्लास्टिक का कंटेनर लें या फिर आप ग्लास का कंटेनर लें। लेकिन केमिस्ट्री लैब में जितने भी कंटेनर, जितने भी सेटअप बनते हैं वो ज्यादातर ग्लास वेसल से ही बनते हैं, तो मैं ग्लास वेसल को यूज कर ले रही हूँ। ग्लास वेसल, ये मैंने ग्लास का एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में मैंने क्या किया, इस कंटेनर में मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आई थिंक सबको पता चल गए होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर हम उनका एक्वस सॉल्यूशन लें तो वो आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट भी मैंने आपको डिस्कस करूं तो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो एक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस आपको इसके अंदर लेना है, या तो एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में, या तो एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में। आप सॉलिड स्टेट में नहीं ले सकते। मैं जो स्ट्रक्चर आपको बता रही हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, फोकस करिएगा। या तो आप ये जो बीकर है, जो वेसल है, ये आप ग्लास की लें या फिर आप किसकी ले सकते हैं? प्लास्टिक की लें, क्योंकि हमें ये जो बाउंड्री चाहिए ये इंसुलेटिंग बाउंड्री चाहिए। तो 90% अगर मैं बात करूं लेबोरेटरीज में तो ग्लास का वेसल लिया जाता है, वैसे आप प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं। आपने इस वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट आपको दो ही स्टेट में आप यूज कर सकते हैं, या तो एक्वस स्टेट हो या फिर मोल्टन स्टेट हो। वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पिघला हुआ हो। आप इसके अलावा सॉलिड स्टेट को यूज नहीं कर सकते। इस कंटेनर में मैंने क्या किया, दो मेटल की रॉड ली। आप सेम मेटल की दो रॉड ले लीजिए। अब ये जो मेटल की रॉड है, जिसे मैं इसको इलेक्ट्रोड बोल रही हूं, ये जो मेटल की रॉड्स हैं ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, इन दोनों मेटल रॉड्स को मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी मैंने लगाई और इस बैटरी से मैंने इन दोनों मेटल्स को कनेक्ट कर दिया। आप देखेंगे बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से ये वाला इलेक्ट्रोड कनेक्ट है। तो ये वाला जो पोल है ये पॉजिटिव पोल हो गया, और ये वाला पोल, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये वाला पोल आपका हो गया नेगेटिव पोल।
पॉजिटिव पोल जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसे हम एनोड कहते हैं। जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है उसे हम एनोड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्ट है उसे हम कैथोड कहते हैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर वापस लेकर जाऊं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव टर्मिनल था और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल था, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। तो आप एनोड और कैथोड का साइन जब तक नहीं बताएंगे जब तक आपको टाइप ऑफ सेल ना पता हो। अगर आपको टाइप ऑफ सेल पता है तो आप एनोड और कैथोड के साइन बता सकते हैं। अगर किसी ने आपसे कहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। अगर आपसे किसी ने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो आप अब भी आराम से बता सकते हैं कि एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। तो सेल के टाइप के बिहाफ पर आप ये बताएंगे कि एनोड और कैथोड का साइन क्या होगा। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको बताया था कि एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होता है, तो यहां पर भी कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने एक कंटेनर लिया है, सिंगल कंटेनर लिया है। कंटेनर इंसुलेटिंग होना चाहिए, उसकी जो बाउंड्रीज है वो इंसुलेटिंग होनी चाहिए। ग्लास की यूज करें, प्लास्टिक की यूज करें, उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक्वस हो या मोल्टन स्टेट में हो, बट सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए। आपने 2 इलेक्ट्रोड्स को उसमें डिप किया, दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के हों और आपने उन दोनों मेटल रॉड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आप जैसे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी देना स्टार्ट करेंगे तो केमिकल एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस जब तक स्टार्ट नहीं होगा, इस सेल में फंक्शनिंग जब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक आप करंट देना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इस कंटेनर में होने वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम बाहर से बैटरी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तब इसमें रिएक्शन होना स्टार्ट होगी। एनोड का साइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव और कैथोड का साइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव होता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूं तो थोड़ा सा फोकस करिएगा कि करंट 2 टाइप का होता है, एक एसी करंट और एक डीसी करंट। चाहे मैं ये हालांकि टॉपिक नहीं है, पर फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा अगर कोई केस आ जाए तो आपको पता हो। वैसे ये हमारे उसका पार्ट नहीं है, फिजिक्स में जाता है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करे और चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी हमें जो सोर्स ऑफ बैटरी लगानी है वो डीसी होगी, वो एसी नहीं होगी। और सिग्नल इज नॉट गुड बेटा, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ व्योम। तो यहां पर मैंने आपसे कहा जो बैटरी आपने यूज करी है ये एसी करंट वाली नहीं है, ये डीसी करंट वाली है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी जो केमिकल एनर्जी की हेल्प से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलती है वो डीसी करंट है, वो एसी करंट नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। डीसी करंट ही क्यों है, एसी करंट क्यों नहीं है, इसको मैं डिस्कस करूंगी अच्छे से। इसकी मैकेनिज्म आपको समझाऊंगी एक बार अगर टाइम मिला लास्ट में, कि किस तरीके से मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे, किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि डीसी करंट है, एसी करंट नहीं है। मैंने अभी आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि अगर कोई इनकेस क्वेश्चन आ जाए तो दोनों ही सेल में जो करंट है वो डीसी की फॉर्म में, जो आप दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो भी डीसी बैटरी है, और जो फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो भी डीसी है। तो यहां पर मैं लिख दे रही हूं डीसी लाइक बैटरी। आप जो बैटरी यहां यूज करेंगे वो डीसी लाइक होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रखना है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसको मैं टॉपिक वाइज 2 टॉपिक में डिवाइड करती हूं, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं वो मैं क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रही हूं।
अभी मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं वो मैं डिस्कस करने जा रही हूं क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्वालिटेटिव से मेरा मतलब क्या है? ये जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से बनेगी केमिकल एनर्जी। तो कौन कौन से नए केमिकल्स बने उनकी क्वालिटी पता करेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स बने। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस कि कितनी कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट बना, 1 मोल बना कि 2 मोल बना, कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो कराना पड़ा कि इतना प्रोडक्ट बना। तो क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे, पर अभी हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो प्रोडक्ट का बनना कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। और दूसरा एक बात और दिमाग में सेट करिएगा, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे वो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। ठीक है, साइन डिफरेंट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साइन का डिफरेंस होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस्ड होता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और अभी तक पता चल गया होगा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। यहां तक सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होगी। अब मैं बात कर रही हूं द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। द प्रोडक्ट of electrolysis depend upon the following factors। कुछ फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि कौन से प्रोडक्ट आपकी सेल में बनेंगे और कौन से प्रोडक्ट आपकी सेल में नहीं बनेंगे। ये चीज कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम एक बार देखेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट फैक्टर इज स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर इज स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला है उसकी स्टेट कैसी है, मोल्टन है या फिर एक्वस है। स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन है या फिर एक्वस है। 2 स्टेट है इसकी, एक मोल्टन और एक एक्वस। सॉलिड तो हमें लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना? सॉलिड क्यों नहीं लेना? कोई तो वजह होगी सॉलिड ना लेने की। अगर हम कोई सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जैसे NaCl, मैंने बिल्कुल सॉलिड लिया, तो सॉलिड NaCl अगर आप देखें तो NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है। ये एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, और आयनिक कंपाउंड में Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो टूटेगी कि या नहीं टूटेगी, फिर आपको सप्लाई बनानी पड़ेगी। इसलिए आप सॉलिड स्टेट को यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पिघला हुआ मोल्टन स्टेट लेते हैं या एक्वस स्टेट लेते हैं, तो एक्वस स्टेट में क्या होता है, जैसे ही आपने NaCl को पानी में डाला तो पानी, वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो वाटर क्या करता है, NaCl में जैसे वाटर पे 2 पोल्स हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल। तो वाटर का पार्शियल नेगेटिव वाला जो पार्ट है, पार्शियल नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो NaCl के Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव वाले पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, और वाटर का पॉजिटिव वाला पार्ट NaCl के नेगेटिव वाले पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो NaCl के बीच में जो फोर्स थी वो टूट जाएगी। तो अगर हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन NaCl के बीच में प्रेजेंट होता है वो टूट जाता है।
फोर्स वीक हो जाती है। तो मोल्टन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जल्दी जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट या तो मोल्टन रखनी है या फिर एक्वस रखनी है। एम आई क्लियर? अब अगर आपने मोल्टन स्टेट ली तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, अगर आपने एक्वस स्टेट ली तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। तो अगर आपने स्टेट भी चेंज करी है तो प्रोडक्ट डिफर हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि मोल्टन स्टेट है कि एक्वस स्टेट है क्वेश्चन में। दूसरा जो फैक्टर है, सेकंड फैक्टर, वो है आपका इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड। आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, माना एक्वस है, माना आपने एक्वस लिया, अब एक्वस में भी आपने पानी ज्यादा डाला कि पानी कम डाला? अगर आपने पानी ज्यादा डाला तो डाइल्यूट है, पानी कम डाला तो कंसंट्रेट है। तो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट भी आपका दो टाइप का है, एक आपका कंसंट्रेटेड और एक आपका डाइल्यूट। अगर आप कंसंट्रेट लेते हैं तो प्रोडक्ट कुछ और, अगर आप डाइल्यूट लेते हैं तो प्रोडक्ट कुछ और। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तीसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये जो आपने मेटल की जो वायर्स, ये मेटल की जो रॉड ले रखी हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इनका नेचर कैसा है? नेचर से मेरा मतलब है क्या इनका नेचर इनर्ट है या इनका नेचर एक्टिव है? ये दो नेचर की होती हैं, या तो इनर्ट नेचर की होती हैं या फिर ये एक्टिव नेचर की होती हैं। इनर्ट से मेरा मतलब है आप ऐसी मेटल के इलेक्ट्रोड बनाओ जो पार्टिसिपेट ही ना करे, जो खुद पार्टिसिपेट ना करे। याद करो शी में, जब हमने शी को डिजाइन किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जब हमने सेल को डिजाइन किया था, तो मैंने वहां पर एक मेटल ली थी प्लेटिनियम, और मैंने आपसे कहा था प्लेटिनियम इज अ मेटल विच इज इनर्ट इन नेचर। याद आ रहा है? जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, वो मेटल HCl के कांटेक्ट में आने पर मेटल सॉल्ट नहीं बना रही थी, हाइड्रोजन गैस नहीं बना रही थी। तो प्लेटिनियम एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो इनर्ट नेचर का है। क्या मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? तो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रोड इज प्लेटिनियम, यूज्ड इलेक्ट्रोड इज प्लेटिनियम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, तो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड आते ही दिमाग में घुस जाना चाहिए इनर्ट है, इनर्ट, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। या फिर ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, आप अगर कभी सेल देखते हैं, जो छोटे सेल आते हैं जो वॉच वगैरह में, या फिर आप देखते हैं घर के जो रिमोट वगैरह में जो सेल डलते हैं, कभी खत्म हो जाए तो उनको तोड़कर देखो, उसमें ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है, उसे हम कार्बन का इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वो भी इनर्ट नेचर के होते हैं, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ग्रेफाइट का भी अगर इलेक्ट्रोड है तो उसको भी हम इनर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो प्लेटिनियम, ग्रेफाइट ये इनर्ट में काउंट होती हैं। समटाइम्स, वैसे तो कभी आपको मरकरी नहीं मिलेगा। आप कभी देखें रिएक्टिविटी सीरीज में मरकरी कहाँ मिलता है? सबसे पहले आप देखते हैं हाइड्रोजन से नीचे आपको कॉपर मिलता है, कॉपर के बाद आप देखते हैं आपको सिल्वर मिलता है, सिल्वर के बाद आपको गोल्ड मिलता है, गोल्ड के बाद कहीं जाके आप देखेंगे कि प्लेटिनियम, मरकरी का नंबर आता है। तो मरकरी भी इनर्ट में काउंट होता है, मरकरी मेटल भी इनर्ट में काउंट होता है, पर मरकरी के इलेक्ट्रोड्स आपको बहुत रेयर मिलेंगे। पर मैं एक आध एग्जांपल आपके साथ मरकरी का भी डिस्कस करूंगी, पर 90% इनर्ट के लिए आप दिमाग में सेट कर लीजिए प्लेटिनियम एंड ग्रेफाइट। प्लेटिनियम और ग्रेफाइट के 99% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, समटाइम्स आपको मरकरी के भी मिल सकते हैं। तो प्लेटिनियम, ग्रेफाइट और मरकरी आप इनर्ट में लेकर चलिए। एक्टिव में कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स आते हैं? बाकी सभी मेटल के इलेक्ट्रोड्स जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सभी एक्टिव हैं। अब अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा, और एक्टिव यूज किया तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है उसमें बनने वाला प्रोडक्ट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट फैक्टर इज स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट मोल्टन तो प्रोडक्ट डिफरेंट, एक्वस तो प्रोडक्ट डिफरेंट। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट भी अब दो तरीके का हो गया, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। कंसंट्रेट तो प्रोडक्ट डिफरेंट, डाइल्यूट तो प्रोडक्ट डिफरेंट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में अगर इनर्ट नेचर का है तो प्रोडक्ट डिफरेंट, और एक्टिव नेचर का है तो प्रोडक्ट डिफरेंट। यहां तक सबको मेरी बात क्लियर है? आगे डिस्कस करूं तो एक्टिव मेटल्स में जैसे मैं आपको लिख दूं, कॉपर की मेटल हो, जिंक की मेटल हो, या सिल्वर की मेटल हो, या आयरन की मेटल हो, ज्यादातर ये मेटल एक्टिव मेटल्स में काउंट होती है। अब आप कहेंगे सिल्वर की क्यों ले ली? किसी किसी केस में सिल्वर की मेटल भी एक्टिव की तरह पार्टिसिपेट करती है, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बता दूंगी कहां पार्टिसिपेट करेगी। यहां तक की बात क्लियर है, तो आगे बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक एक एग्जांपल करके हम आसानी से देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl, electrolysis of molten NaCl with platinum electrode, उसने कहा आप इलेक्ट्रोलाइसिस करिए, आपकी जो स्टेट है इलेक्ट्रोलाइट की वो आपको मोल्टन लेनी है। इलेक्ट्रोलाइट बता रहा है कि आपको NaCl लेना है, प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड यूज करना है। किसका यूज करना है? प्लेटिनियम का। अब मेरा NaCl एक्वस होता तो मैं डाइल्यूट और कंसंट्रेट की बात करती, एक्वस तो है नहीं, मोल्टन है, तो मोल्टन में तो मैं डाइल्यूट और कंसंट्रेट की बात नहीं करूंगी। तो अब हम देखते हैं कि इसकी अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टन NaCl की विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे एक बार देखते हैं ध्यान से। तो कंटेनर के साथ ही हम एक बार देखेंगे, कंटेनर की हेल्प से हम देखेंगे किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। तो ये आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैंने एक कंटेनर ले लिया है। इस कंटेनर में मैंने मोल्टन NaCl यूज किया है, मोल्टन NaCl। और मोल्टन NaCl का मतलब फिर क्लियर समझ लीजिए कि NaCl पिघला हुआ है। ठीक है, यहां मैंने ये दो मेटल की रॉड ली है और ये दोनों रॉड प्लेटिनियम की लेनी है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रोड आपको इनर्ट लेने हैं, तो ये आपकी प्लेटिनियम की रॉड है दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, इसको मैंने दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी के पॉजिटिव से मैंने इस वाली रॉड को कनेक्ट किया है, इसको हम एनोड बोल रहे हैं और इसको हम कैथोड बोल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप कर दी हैं दोनों मेटल रॉड को। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ये NaCl आयन में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मोल्टन की फॉर्म में बॉन्ड तो पहले ही वीक हो गया है क्योंकि हमने मोल्टन स्टेट ली है। तो जरा सी इलेक्ट्रिसिटी मिलते ही ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। अब आपको पता है कि एनोड का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, एनोड टर्मिनल इज पॉजिटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल आपका नेगेटिव है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव वाला आयन है वो एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगी और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगी। तो Na पॉजिटिव किस तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें Cl नेगेटिव पहुंचा कहां पर? एनोड पर, एट एनोड कौन पहुंचा? Cl नेगेटिव। इसने क्या किया? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑलवेज, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो Cl नेगेटिव ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना दिया? Cl। क्या मुझे बताएंगे इस Cl पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस समय पर? इस Cl के आउटर मोसल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इस वाले Cl के आउटर मोसल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। इस वाले Cl के आउटर मोसल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले Cl के आउटर मोसल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट। अभी ये जो प्रोसेस हुआ कि Cl नेगेटिव
एनोड पर पहुंचा, एनोड टर्मिनल पर उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। इस प्रोसेस को मैंने ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब क्या Cl कोई प्रोडक्ट होता है? नहीं, Cl2 प्रोडक्ट होता है, Cl कोई प्रोडक्ट नहीं होता। तो Cl2 प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक Cl नेगेटिव को और यहां भेजना पड़ेगा। वो Cl नेगेटिव फिर से क्या बनाएगा? फिर से Cl बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो मैंने फिर से अगेन अगर मैं लिखूं तो मैं Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन लिखूं, उससे बेहतर मैं ऐसा नहीं लिख दूं 2Cl नेगेटिव गिव्स यू 2Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, और Cl आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड बनाकर Cl2 की फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? इसको अगर मैं इसे डबल तरीके से लिख दूं Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों Cl क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करके Cl2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। तो या तो मैं इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन स्टेट में डायरेक्ट लिख देती कि 2Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, पर एक्चुअल में ये जो रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन जिसमें अभी कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बना, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। और जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। मैं डायरेक्ट लिख सकती थी, पर मुझे दो मतलब आपको समझाने थे, व्हाट इज प्राइमरी चेंज और व्हाट इज सेकेंडरी चेंज, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। मैं डायरेक्ट लिख सकती कि 2Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे आपको बताना था कि प्राइमरी चेंज का मतलब क्या है और सेकेंडरी चेंज का मतलब क्या है। प्राइमरी चेंज का मतलब कि एक्चुअल में क्या हुआ, एक Cl नेगेटिव पहले गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl की फॉर्मेशन हुई। फिर दूसरा Cl नेगेटिव गया, फिर Cl की फॉर्मेशन हुई, फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, और ये दोनों Cl आपस में जुड़कर एक Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब आप इसी रिएक्शन को कंबाइंड स्टेट में क्या लिख सकते थे? इसी रिएक्शन को अगर आप कंबाइंड स्टेट में लिखें तो आप लिख सकते थे 2Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए, सब आ चुके हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन ठीक है। चलिए, आवाज बंद कर दीजिए जिसके यहाँ से भी आ रही है। आगे डिस्कस कर रही हूँ, बात को थोड़ा ध्यान से समझना। तो प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये रिएक्शन तो हो गई आपकी एनोड पर। अब अगर मैं कैथोड रिएक्शन की बात करूं, रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पर कौन पहुंचा? कैथोड पर पहुंचा Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव ने क्या किया? इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो Na पॉजिटिव ने गेन किया। पर आप देखेंगे इलेक्ट्रोड, एनोड इलेक्ट्रोड पर अगर आप देखें, एनोड इलेक्ट्रोड पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं? 2, तभी तो Cl2 की फॉर्मेशन हुई है। तो डायरेक्ट अगर मैं यहां पर लिख दूं 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2Na, लेकिन अगर मैं पहला स्टेप दिखाऊंगी तो उसको प्राइमरी चेंज कहूंगी, और कंबाइन करके लिखूंगी तो सेकेंडरी चेंज। तो मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। तो Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, तो सोडियम मेटल की फॉर्मेशन हो गई सोडियम आयन से। सोडियम आयन से सोडियम मेटल की फॉर्मेशन हो गई। और अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखें, ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी आपकी? ये आपकी रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, ये एनोड पर हो रही है और ये कैथोड पर हो रही है। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन निकालेंगे तो आप क्या आ जाएगा? 2Na पॉजिटिव
2Na positive plus 2Cl negative gives you Cl2 plus 2Na। आपके 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई। तो जब आपने मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करी है प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड को यूज करके, तो आपको जो प्रोडक्ट मिले हैं वो एक तो Cl2 गैस मिली है, और Cl2 गैस कहाँ निकल रही है? एनोड पर। Cl2 गैस कहाँ लिबरेट हो रही है? एनोड पर। और आप देख रहे हैं जो मेटल बनी सोडियम मेटल, वो आपकी इस कैथोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। Na पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड पर जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी, और सोडियम मेटल इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो Na कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? एट कैथोड। और Cl2 कहाँ लिबरेट हो रही है? एट एनोड। तो Cl2 एंड सोडियम मेटल इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। मेरे हिसाब से फर्स्ट एग्जांपल सबको क्लियर हो गया होगा, सिंपल था। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल को दूसरा तरीके से समझना। दूसरा एग्जाम्पल बता दूं आप लोगों को। सेकंड एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। अब जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। अब क्या कंडीशंस है मेरे पास में? अब आप देखेंगे, अब कंडीशन है मेरे पास में कि इलेक्ट्रोड तो मेरा इनर्ट नेचर का है, और मेरी जो स्टेट है इलेक्ट्रोलाइट की वो एक्वस है। एक्वस में भी कंसंट्रेटेड है। क्या कोई फर्क पड़ेगा मेरे प्रोडक्ट पर? देखते हैं एक बार प्रोडक्ट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या किया कि अगर आपका एक्वस NaCl है, अगर आपका एक्वस NaCl है तो सबसे पहले तो वो डिसोसिएट हो जाएगा खुद। पानी के कांटेक्ट में आते ही NaCl डिसोसिएट हो जाएगा। तो आपका NaCl एक्वस है, ये डिसोसिएट हो गया, बिना इलेक्ट्रिसिटी के डिसोसिएट हो चुका है। Na पॉजिटिव ये भी एक्वस स्टेट में है, प्लस Cl नेगेटिव आयन में ये डिसोसिएट हो चुका है। ठीक है, अब NaCl एक्वस है तो पानी भी प्रेजेंट है, तो पानी को भी डिसोसिएट कर दीजिए। H2O जिसकी स्टेट लिक्विड है, और इससे बन गया H पॉजिटिव आयन, इसकी स्टेट एक्वस, क्योंकि आयन की स्टेट एक्वस होती है, और OH नेगेटिव आयन इसकी स्टेट भी एक्वस है। दो रिएक्शन तो अभी मैंने बिना इलेक्ट्रिसिटी के बना दिया, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास भी नहीं करी है, क्योंकि एक्वस है मेरा NaCl मतलब पानी है। ज्यादा या कम इससे मैटर अभी नहीं है। NaCl एक्वस डिसोसिएट हो गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और पानी भी आपका डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। यहां तक क्लियर है बात? अब बात आती है कि एनोड पर अगर आप देखेंगे, एनोड पर कौन जाता है? एनोड का टर्मिनल पॉजिटिव है। एनोड का टर्मिनल पॉजिटिव है, तो एनोड पर वो आयंस जाएंगी जो नेगेटिव आयन है, और कैथोड का टर्मिनल नेगेटिव है, तो कैथोड पर वो आयंस जाएंगी जो पॉजिटिव है। अब यहां पर आयंस देखो, यहां पर अगर मैं नेगेटिव आयन की बात करूं जो एनोड पर जाएंगी वो दो हैं, Cl नेगेटिव भी है, OH नेगेटिव भी है। Cl नेगेटिव आयन भी और OH नेगेटिव आयन भी है। अब इन दोनों में से कौन जाएगा ये डिसाइड करना है। क्या दोनों जाएंगे या कोई एक जाएगा? एक जाएगा तो कौन सा जाएगा ये डिसाइड करना है। कैथोड पर भी जाने वाली दो आयन से Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, क्या दोनों जाएंगे या दोनों में से कोई एक जाएगा? एक जाएगा तो कौन सा जाएगा ये डिसाइड करना है। बात समझ में आ गई मेरी इतनी कि क्या डिफरेंस आया कि पहले नंबर ऑफ आयंस अगर आप देखें तो एक ही कैटायन था और एक ही एनायन था, तो सोचना नहीं पड़ रहा था कि किसको एनोड पर भेजना है और किसको कैथोड पर भेजना है। Cl नेगेटिव एक ही नेगेटिव आयन था, एनोड पर यही जाएगा। Na पॉजिटिव एक ही कैटायन था, यही कैथोड पर जाएगा। लेकिन अब नेगेटिव आयंस भी दो हैं, पॉजिटिव आयंस भी दो हैं, दोनों में से किसको भेजें या दोनों को भेजें ये डिसाइड करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब यहीं से आगे मैं डिस्कस कर रही हूं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
दोनों रिएक्शन आपको मैंने डिस्कस की। इसके बाद देखते हैं, दो पार्ट में ले लेती हूं, एट एनोड और एट कैथोड। एट एनोड एंड एट कैथोड। बेटा एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर कौन सी आइंस जाती हैं? एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एनोड कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल। और आपका कैथोड कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पर नेगेटिव आइंस जाएंगी। यहां पर दो नेगेटिव आइंस हैं, एक Cl नेगेटिव है और एक OH नेगेटिव है। कैथोड पर भी दो आइंस हैं, पॉजिटिव आइंस जाएंगी, एक Na पॉजिटिव आइन है और एक एक H पॉजिटिव आइन है और एक आपकी Na पॉजिटिव आइन है। अब यहां पर आप जरा फोकस करो, ये आइन क्यों जा रही हैं? सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रोड पर जा क्यों रही हैं? अगर मैं आपको इससे पहले वाले पेज पर डिस्कस करूं तो देखो, ये आइन जो Cl नेगेटिव आइन है, ये क्यों गई इस इलेक्ट्रोड पर? इस पर चार्ज है और कोई भी आइन चार्ज फॉर्म में रहना नहीं चाहती, वो अपना चार्ज डिस्चार्ज करना चाहती है। तो Cl ने अपना चार्ज जाके इस पे डिस्चार्ज कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और अपने न्यूट्रल स्टेट में आ गई Cl की फॉर्म में, न्यूट्रल स्पीशीज बन गई। Na पॉजिटिव पे भी चार्ज था, ये भी अपना चार्ज अपने पास रखना नहीं चाहता, ये भी कैथोड पर गया, इसने वहां से एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपना चार्ज खत्म किया। तो ये जो आइंस हैं, ये क्या कर रही हैं एग्जैक्टली? अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने चार्ज को डिस्चार्ज कर रही हैं। अपने चार्ज को क्या कर रही हैं? डिस्चार्ज कर रही हैं। तो यहां पर भी इस सेकंड सेल में जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही हूं, इसमें भी इन दोनों पर चार्ज है। दोनों अपने चार्ज को डिस्चार्ज करना चाहते हैं। ये भी अपने चार्ज को डिस्चार्ज करना चाहता है, ये भी अपने चार्ज को डिस्चार्ज करना चाहता है। इधर ये भी अपने चार्ज को डिस्चार्ज करना चाहता है, ये भी अपने चार्ज को डिस्चार्ज करना चाहता है। अब बात ये आती है कि इन दोनों में से कौन डिस्चार्ज कर पाएगा? तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो कर पाएगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो डिस्चार्ज कर पाएगा। तो दोनों के डिस्चार्ज पोटेंशियल में से देखना पड़ेगा कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज, जिसका प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज ज्यादा होगा वो। अब इन दोनों में प्रेफरेंस किसको मिलेगी? अगर इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी, और इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो सभी मेटल आयंस या सभी आयंस अपने चार्ज को डिस्चार्ज करना चाहती हैं। तो यहां पर हम कहते हैं जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा हो, डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा हो, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा हो वो करेगा। या फिर हम एक नई टर्म में आपको और बता दूं, किसी किसी बुक में आपको रिफ्रेशर में देखने को मिल जाएगी, एनसीईआरटी में तो नहीं है ये टर्म, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज से मेरा मतलब है जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है डिस्चार्ज करने में, उसको बोल रहे हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। अच्छा, अब एनोड पर क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो डिस्चार्ज करेगा एनोड पर। इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों में से ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो एनोड के लिए हम क्या कह सकते हैं? एनोड वाले टर्म के लिए हम कह सकते हैं विच हैव more oxidation potential, more oxidation potential कौशलेंद्र, कौशलेंद्र क्या हुआ? नेट खत्म होने वाला है? यस मैम, 10 MB बचा है कुछ। कोई बात नहीं, इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप पर, एक बार देख लेना। ठीक है, ओके ओके बेटा। तो मैंने कहा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिस आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड पर जाएगा चार्ज डिस्चार्ज करने। और कैथोड के केस में हम क्या कह सकते हैं? कैथोड के केस में हम कह सकते हैं विच हैज
which have more reduction potential, more reduction potential, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आयन कैथोड पर जाएगी अपने चार्ज को डिस्चार्ज करने। ठीक है, तो अब हमें क्या पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। उसके ब्याह पर ही हम पता कर सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो 2-4 तो हमें याद करने हैं, बाकी उन 2-4 पर ही 99% तो 2-4 पर ही क्वेश्चन बनेगा। और बाकी अगर कोई ऐसी मेटल या कोई ऐसा आयन आ जाता है तो उसके लिए वो बता देगा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो मैं एक बार रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता देती हूँ, दिमाग में याद कर लेना, मैं ज्यादा एलिमेंट्स को यूज नहीं कर रही हूँ। लिथियम यूज हो सकता है, सोडियम यूज हो सकता है, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर देखने को मिल सकता है, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव देखने को मिल सकता है, NO3 नेगेटिव देखने को मिल सकता है, SO4 2 नेगेटिव और F नेगेटिव। ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन से नीचे वाले आप याद कर लो बस, सीक्वेंस वाइज आपका काम चल जाएगा। अब आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था। ये सीरीज किसकी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तो सीरीज है। तो नीचे जाने पर क्या इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा नहीं होता। नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, तो अगर मैं ऊपर जाऊंगी तो क्या ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, अब फोकस करो, कंसंट्रेटेड NaCl था। कंसंट्रेटेड NaCl के केस में दो नेगेटिव आयन से Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, इन दोनों को अगर मैं सीरीज में देखूं तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में OH नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, पर Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, तो Cl नेगेटिव पहुंचेगा एनोड पर। तो अगर मैं एनोड की रिएक्शन देखूं तो एनोड पर क्या होगा, Cl नेगेटिव पहुंचेगा, और Cl नेगेटिव फिर से वही Cl फॉर्म करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्राइमरी चेंज। और प्राइमरी चेंज के बाद मैं सेकेंडरी चेंज को डायरेक्ट अगर लिख दूं तो मैं लिख रही हूँ 2Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड की रिएक्शन तो क्लियर हो गई होगी। कैथोड की रिएक्शन देखते हैं। अब आप कहेंगे OH नेगेटिव कहाँ गया, फिर Cl नेगेटिव पहुंचा तो OH नेगेटिव कहाँ गया। भैया ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज में नहीं आया, इसकी प्रेफरेंस कम थी Cl नेगेटिव से, तो ये OH नेगेटिव नीचे ही सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, ये नहीं जा सकता इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस नहीं है Cl नेगेटिव के कंपैरिजन में। कैथोड पर आते हैं, कैथोड पर Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो Na का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कि H का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H का ज्यादा है, तो कौन जाएगा, H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव ने यहां से इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, 2, तो मैं यहाँ पर 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती हूँ, क्या बन जाएगा, H2 गैस। जब मैंने मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस की थी प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड के साथ, तो आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिला था, आपको प्रोडक्ट मिला था Cl2 गैस एट एनोड और Na सोडियम मेटल एट कैथोड। अब क्या मिल रहा है, Cl2 गैस एट एनोड एंड H2 गैस एट कैथोड। पहले कैथोड पर सोडियम मेटल मिल रही थी, अब प्रोडक्ट में कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, ओवरऑल नेट रिएक्शन, तो क्या आएगी इसकी ओवरऑल नेट रिएक्शन, 2Cl नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल आउट, गिव्स यू Cl2 प्लस H2। अब ये जो Cl2 है ये गैस निकल रही है एनोड पर और H2 गैस लिबरेट हो रही है आपकी कैथोड पर। अब आपके सॉल्यूशन में क्या क्या बचा हुआ है, Na पॉजिटिव की प्रेफरेंस H पॉजिटिव से कम थी, तो सॉल्यूशन में ये भी पड़ा हुआ है। OH नेगेटिव की प्रेफरेंस कम थी Cl नेगेटिव से, तो ये भी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है।
तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलके क्या बनाएंगे, NaOH की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर मैं इस साइड लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड में और क्या ले लेती हूं, +2 Na पॉजिटिव +2 OH नेगेटिव। तो प्रोडक्ट साइड में मैं क्या लिख सकती हूं, +2 NaOH, +2 NaOH। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपकी आई जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस की एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl विद यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। कितने बच्चों को समझ में आ गई रिएक्शन? यस मैम। सबको क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे और दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इस समय जो सेल में रिएक्शन हुई है, ओवरऑल जो रिएक्शन हुई है, उससे पीएच पे कोई फर्क पड़ा क्या? पीएच इंक्रीज हुआ या पीएच डिक्रीज हुआ या पीएच वैल्यू कांस्टेंट है? एक तो क्वेश्चन ये बनेगा। तो देखो, यहां पर आपका H पॉजिटिव जो आयन था, इसकी प्रेफरेंस ज्यादा थी Na पॉजिटिव से, तो H पॉजिटिव आयन यूज होने लगा, कैथोड पर जाने लगा, और H पॉजिटिव से क्या बनने लगा, H2। तो H पॉजिटिव कम होने लगा और H2 बनने लगा। तो जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो नेचर कैसा होगा, एसिडिक की बेसिक। H पॉजिटिव ज्यादा होता है तो नेचर एसिडिक होता है, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, और देखो बेसिक कैसा होगा। आपने जब रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन की तो क्या बना, क्या बना ये, और NaOH क्या है, बेस। तो इस केस में पीएच जो है आपको कैसा मिलेगा, पीएच इंक्रीज हो रहा है, और पीएच अगर इंक्रीज होता है तो बेसिक नेचर की तरफ जाता है, पीएच डिक्रीजेस एसिडिक नेचर, पीएच इंक्रीजेस बेसिक नेचर, और पीएच जब आप देखते हैं कि 7 पॉइंट पर अगर 7 के समथिंग आता है तो न्यूट्रल होता है, तो उस समय आपके पीएच इंक्रीज हो रहा है और आपकी सेल की जो रिएक्शन है वो बेसिक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ये जो Na पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, Na पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन। क्या इंक्रीज हो रही है, नहीं। क्या डिक्रीज हो रही है, नहीं, जितनी थी उतनी ही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन इज कांस्टेंट। तो आप कुछ बच्चे कहेंगे कैसे कांस्टेंट है, मान के चलते हैं मैंने कंटेनर में 1 मोल NaCl लिया, तो 1 मोल NaCl का मतलब है 1 मोल Na पॉजिटिव आयन और 1 मोल Cl नेगेटिव आयन। क्या 1 मोल NaCl से क्या वो 2 मोल Na पॉजिटिव हो गया, नहीं, 1 मोल ही रहा। Na पॉजिटिव आयन का तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई नया प्रोडक्ट बना नहीं, कोई चेंज हुआ नहीं, तो जितने आपने Na पॉजिटिव लिया था उतना का उतना ही है, तो कांस्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, जो आपने NaCl लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने लिया था NaCl, बन गया Cl2H2NaOH, तो NaCl की कंसंट्रेशन तो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, रिएक्टेंट था NaCl, प्रोडक्ट साइड में NaCl है ही नहीं, तो NaCl की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, pH वैल्यू इंक्रीजेस, concentration of Na positive constant, concentration of NaCl decreases, और concentration of OH नेगेटिव भी अगर पूछेगा तो कांस्टेंट, और दोनों आपस में मिलके NaOH की फॉर्मेशन कर देंगे। बात क्लियर हो गई, क्या यहां तक बात क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन अगर हो तो एक बार हैंड रेज करके फटाफट से बता दे मुझे। मानसी क्या कंफ्यूजन है बेटा, मानसी क्या कंफ्यूजन है? अच्छा, गलती से कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो दोनों सेल आपको समझ में आ गई। अभी हालांकि मुझे बहुत सारे एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस करने पड़ेंगे, उसके बाद आप इस लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इस कंपाउंड की इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी मैं 2-4 एग्जाम्पल आपके साथ में और डिस्कस करूंगी, तो कल की क्लास में अभी हम इस टॉपिक को खत्म कर पाएंगे, लंबा टॉपिक है। तो कल भी आपका जो टॉपिक ये खत्म होगा वो क्वालिटेटिव होगा,
क्वालिटेटिव में न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इस तरीके का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। वो आपसे एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन पूछ सकता है, पीएच पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कंसंट्रेशन, इस कंपाउंड की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस आयन की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस पर बनेंगे, लेकिन पता होंगे तभी आंसर दे पाओगे। दूसरा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में न्यूमेरिकल्स बनेंगे और न्यूमेरिकल्स 101% बोर्ड में आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के। तो आज अगर आपको इतना टॉपिक क्लियर है तो आप लोग एक बार व्हाट्सएप पे मुझे फटाफट से अपना आंसर दे देंगे, जिससे मुझे पता चल जाए कि नेक्स्ट एग्जांपल मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं और कल मुझे क्वालिटेटिव एनालिसिस हर कंडीशन में कंप्लीट करनी है। क्वालिटेटिव के साथ साथ अगर क्वांटिटेटिव स्टार्ट हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम कल क्वालिटेटिव को ही पूरी तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप मुझे एक बार रिप्लाई दे दीजिएगा। मैं अभी इसकी फोटो आपको सेंड कर देती हूँ, पर मैं अभी नोट्स नहीं भेजूंगी आपको, आप इसी से एक बार पढ़िएगा। जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्वालिटेटिव एनालिसिस जब कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको कंप्लीट के नोट्स